भैरव भगवान शिव के अत्यंत उग्र और रौद्र अवतार माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार उनकी उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध से हुई थी, इसीलिए उन्हें शिव का सबसे भयानक, प्रचंड और विध्वंसक स्वरूप माना गया है। इसी कारण परंपरागत रूप से भैरव की अधिकांश मूर्तियां हाथ में ब्रह्मा का कपाल धारण किए हुए, अपने वाहन कुत्ते के साथ, विकराल नेत्रों और रौद्र मुख के साथ अत्यंत उग्र भाव में निर्मित मिलती हैं। पुराणों, तंत्र ग्रंथों और शैव परंपरा में भी भैरव का यही स्वरूप प्रमुखता से वर्णित है। किंतु क्या आप जानते हैं कि इस स्थापित आइकनोग्राफिक परंपरा के विपरीत मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भैरव की एक अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट प्रतिमा प्राप्त होती है, जिसमें उनका चित्रण उग्रता के स्थान पर असाधारण सौम्यता के साथ किया गया है। एकदम शांत, कोमल और मनोहर मुख मुद्रा के साथ, जो उन्हें अत्यंत आकर्षक और सौंदर्यपूर्ण स्वरूप प्रदान करती है। ये प्रतिमा न केवल पारंपरिक भैरव प्रतिमाओं से भिन्न है, बल्कि शैव मूर्ति कला की एक अत्यंत अनोखी और विचारोत्तेजक अभिव्यक्ति भी प्रस्तुत करती है। आखिर कहाँ है ये प्रतिमा? इसका निर्माण कब और किसने करवाया था, और इसे अभी तक उठाया क्यों नहीं जा सका? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 10वीं-11वीं शताब्दी में कलचुरी काल में निर्मित भैरव जी की ये अनोखी प्रतिमा बिछिया नदी के बाएं तट पर रीवा शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर गुड़ तहसील के खामडीह गांव में कैमोर पहाड़ियों के मोहनिया घाटी की तलहटी में स्थित है, जो सैकड़ों वर्षों तक यूं ही एकांत में एक पहाड़ी नाले के भीतर पड़ी रही। समय के साथ साथ उस पर रेत और धूल मिट्टी की मोटी मोटी परतें जमती गईं। प्रतिमा के चारों ओर झाड़ झंखाड़ और ऊंचे बांसों का घना जंगल फैल गया था। चरवाहे यहां आते और इसी के ऊपर बैठते थे। उनके ही माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को भी धीरे धीरे इस दुर्लभ प्रतिमा की जानकारी हुई और धीरे धीरे वो भी यहां आने लगे। पर 20वीं शताब्दी के 60 और 70 के दशक में जब बिरला समूह को ओरिएंट पेपर मिल के लिए इस क्षेत्र के जंगलों से बांस कटाई का ठेका मिला, तब जंगल की सफाई के दौरान ये विशालकाय काल भैरव प्रतिमा सदियों की शांति और निस्तब्धता के बाद इतिहास के गर्भ से बाहर पुनः प्रकाश में आई। प्रतिमा के यहां से प्राप्त होने के कई वर्षों बाद इसकी सुरक्षा को देखते हुए कि इसे क्षति न पहुंचाई जा सके, मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग ने प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 के तहत इस मूर्ति को प्रांतीय महत्व का राज्य संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया। काल भैरव की ये विशाल चतुर्भुजी प्रतिमा एकाश्म है, अर्थात एक ही विशाल पाषाण पर निर्मित है। इसकी ऊंचाई 8.5 मीटर एवं चौड़ाई 3.5 मीटर से भी ज्यादा है। भैरव के हाथों में क्रमशः अक्षमाला, त्रिशूल, नाग और कमंडल हैं। बाईं ओर के ऊपरी हाथ में 3 फन वाला सर्प एवं नीचे वाले हाथ में कलश, जबकि दाहिनी ओर के ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल और नीचे वाले हाथ में अक्षमाला है। गले में रुद्राक्ष और सर्पमाला है एवं कटिभाग अर्थात कमर पर सिंह मुख का घंटी सहित अंकन है। प्रतिमा के दोनों तरफ पैरों के पास अंजलि मुद्रा में 2 गण खड़े हैं और 2 परिचारिकाएं बैठे हैं। लगभग 10वीं और 11वीं शताब्दी में निर्मित यह भैरव प्रतिमा अपनी विशालता और भव्यता के साथ ही अतीव सौंदर्य से परिपूर्ण है। पुरातत्व और कला दोनों ही दृष्टि से यह प्रतिमा भारत की गिनी चुनी प्रतिमाओं में से एक है और इसे अपने देश की सबसे विशाल और दुर्लभ भैरव प्रतिमा माना जाता है। यद्यपि स्थानीय लोग इस प्रतिमा से पूर्व से ही परिचित थे और कभी कभार यहां आते भी थे, पर फिर भी यह स्थल लंबे समय तक व्यापक पहचान से वंचित ही रहा। इस दिशा में पहला संगठित प्रयास बिरला समूह द्वारा ही किया गया। उनके कार्यकाल में प्रतिमा की साफ सफाई कराई गई और उसे स्थापित करने के उद्देश्य से एक चबूतरे का भी निर्माण कराया गया।
लेकिन लाख प्रयास के बाद भी मूर्ति को खड़ा नहीं किया जा सका। यहाँ बिगड़ जंगल था, जंगल में यहाँ ग्रामीण लोग मवेशी चरवाहा अपना माल मवेशी लेके चराने आते थे, तो ये मूर्ति में लोग बैठ करके और खिलवाड़ करते थे, बैठते थे, रोटी खाते थे, पानी पीते थे, और लोगों को, लोकल आसपास के गांव के लोगों को ये पता थी कि ये मूर्ति जंगल में एक पत्थर की बनी है। तो पूजा इनकी सावन में मंगल के दिन रोज चढ़ाने के लिए लोग आते थे, रोज चढ़ा करके और अपना घूम घाम के निकल जाते थे। ये मूर्ति जो है तो कोई लेख नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है कि कौन बनवाया, कहाँ से आई। दरअसल 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य यह संपूर्ण क्षेत्र त्रिपुरी के कलचुरी शासकों के अधीन था। इस वंश के शासक परम शैव थे और उन्होंने अपने राज्य में शैव धर्म, मठों और मंदिर परंपरा को व्यापक संरक्षण प्रदान किया। इस प्रकार अपने उत्कर्ष काल में गुर्गी केवल एक व्यापारिक और राजनीतिक ही नहीं, बल्कि शैव आध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों का भी एक प्रमुख केंद्र था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आरंभिक दौर में विंध्य क्षेत्र की कलात्मक और ऐतिहासिक महत्ता ने विद्वानों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसके कारण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक सर कनिंघम ने 1883 और 84 में गुर्गी की यात्रा की और अपनी किताब रिपोर्ट्स ऑफ अ टूर इन बुंदेलखंड एंड रीवा में यहाँ के स्थापत्य और मूर्तिकला को अत्यंत उच्च कोटि का बताया। बाद के वर्षों में सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद राखल दास बनर्जी भी 1920 में यहाँ आए थे, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक द हैव ऑफ त्रिपुरी एंड देयर मॉन्यूमेंट्स में विस्तार से करते हुए गुर्गी की प्रशंसा की। पर आश्चर्य की बात है कि इन विद्वानों ने गुर्गी की मूर्तिकला और स्थापत्य की तो भरपूर सराहना की, लेकिन गुर्गी से इतना नजदीक होने के बाद भी इस प्रतिमा तक नहीं पहुंच सके और ना ही इस प्रतिमा का कोई स्पष्ट जिक्र किया। इसका कारण यही था कि यह दुर्लभ मूर्ति तब तक प्रकाश में नहीं आ पाई थी। इन सभी विवरणों के बावजूद एक रहस्यमय प्रश्न आज भी अनुत्तरित है और ज्यादातर लोगों के मन में उठता है। गुर्गी में प्रतिष्ठित भैरव बाबा की ये प्रतिमा यहां कैसे पहुंची? इसका मूल स्थान कहां रहा होगा? इसका निर्माण किसने कराया और कब करवाया? हमने भी यह जानने का प्रयास किया, जिसके लिए थोड़ी किताबें खोजीं और पढ़ीं, लेकिन थोड़े निराश भी हुए। उसके बाद हम रीवा के सुप्रसिद्ध इतिहासकार विजय बहादुर सिंह करचुली के पास पहुंचे और उनकी मदद से इस प्रतिमा की गुत्थी को सुलझाने का थोड़ा सा प्रयास किया। उन्होंने हमें बताया कि इस मूर्ति का निर्माण त्रिपुरी के शासक कोकल देव द्वितीय के समय में उनके राजगुरु विमल शिव के आदेश से कराया गया था, जिसका जिक्र गुर्गी के खंडित अभिलेख में हुआ भी है। इस मूर्ति के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, पर कोकल देव द्वितीय का एक शिलालेख जो गुर्गी शिलालेख कहलाता है, जो वर्तमान में सागर यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है, दुर्भाग्यवश वो शिलालेख के नीचे का हिस्सा टूट गया। उसकी सिर्फ 2 लाइन में इस मूर्ति के संबंध में हमें जानकारी मिलती है और दुर्भाग्यवश बहुत ज़्यादा इस मूर्ति पे रिसर्च भी नहीं हुआ। अभी हालिया रिसर्च 2002 में एक हुआ था जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था, जो पब्लिश्ड भी है द जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री में, इंटरनेशनल जर्नल है, उसमें पब्लिश हुआ था इसके बारे में। उसके बाद हमने थोड़ी और रिसर्च की तो हमें जर्नल ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड आर्किटेक्चर वॉल्यूम 1 नंबर 1 2022 की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार इस मूर्ति का निर्माण मेगालिथिक बलुआ पत्थर से हुआ है, जो इस क्षेत्र में बहुतायत से प्राप्त होते हैं। एपीएसयू की शोध टीम ने भैरव बाबा मंदिर के समीप ही एक विशाल बलुआ पत्थर की प्राचीन खदान की पहचान की थी। इस स्थल पर टीम को एक विशाल शिलाखंड भी प्राप्त हुआ था, जिस पर प्राचीन वेज मार्क्स अर्थात कील चिन्ह के स्पष्ट रूप दिखाई देते हैं।
दरअसल ये वेज मार्क्स उस युग की पत्थर काटने और शिलाओं को अलग करने की तकनीक का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। शोध टीम को भैरव बाबा स्थान से ही कुछ दूर, करीब 2.5 किलोमीटर दूर पहाड़ की तरफ इसी तरह के पत्थर से निर्मित एक विशाल गणपति प्रतिमा भी प्राप्त हुई थी, जो ऐसे ही पत्थर से निर्मित है। हालांकि संसाधन के अभाव में टीम उस मूर्ति की तस्वीर नहीं ले पाई थी। हालांकि हमने जब स्थानीय ग्रामीणों से उस प्रतिमा की जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि एक हाथी की प्रतिमा पड़ी हुई है। अब शोधकर्ताओं द्वारा बताई गई गणपति प्रतिमा और ग्रामीणों द्वारा बताई गई हाथी प्रतिमा एक ही है या अलग अलग, ये हम नहीं जानते, क्योंकि पहुंच से दूर और मार्ग न जानने के कारण हम भी उस मूर्ति तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन पत्थर की पहचान और इसकी पुष्टि जरूर हो गई। यहां निर्माण का काम करवाने वाले एक व्यक्ति ने ऑफ द कैमरा हमें बताया कि मूर्ति का बाईं ओर वाला कुछ हिस्सा खंडित हो गया था। उनकी नाक और ठुड्डी भी टूट गई थी, जिसके बाद उसी तरह के पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पहाड़ से लाए गए और ओडिशा के पारंपरिक मूर्तिकला की तकनीकों एवं कुशल कारीगरों की मदद से मूर्ति के आंशिक क्षतिग्रस्त हिस्से को फिर से ठीक करवाया गया और पॉलिशिंग का कार्य भी किया गया। इसके बाद इसे चिकना और गहरा रंग प्राप्त हुआ। भैरवनाथ की ये कलचुरी कालीन प्रतिमा उस युग की उन्नत मूर्तिकला परंपरा का एक दुर्लभ और अनुपम उदाहरण मानी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, यह प्रतिमा ऐसे ही क्यों पड़ी रही? इसका निर्माण करने के बाद इसे स्थापित क्यों नहीं किया गया? और क्या इस मूर्ति का निर्माण यहां स्थित और जमीन से जुड़े किसी महाशिला पर किया गया है? विद्वानों के अनुसार इस महाशिला को पहाड़ से ही यहां तक बरसाती पानी की धार तक किसी तरह लाया गया होगा। इस मूर्ति का निर्माण मूलतः खड़ी मुद्रा में स्थापित करने के उद्देश्य से ही ऐसा किया गया था। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इसमें पेडिस्टल बनाया गया है जिस पर पूरी मूर्ति खड़ी है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में जब कारीगरों ने इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कर उसे प्रतिष्ठित रूप से सीधा स्थापित करने का प्रयास किया होगा, तब इसके अत्यधिक भार की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया होगा। संभवतः इसी कारण प्रतिमा को उसी अवस्था में छोड़ दिया गया जिसमें आज वो दिखाई देती है। तो अब एक प्रश्न आपके मन में आया कि जब विशाल पत्थर को उठाया जा सकता है तो मूर्ति को क्यों नहीं? तो इसका जवाब है, पत्थर अनगढ़ था। उसे हाथियों इत्यादि की मदद से किसी भी तरह घसीटते हुए लाया जा सकता है, लेकिन गढ़ी गई मूर्ति के लिए ऐसा करना संभव नहीं था। इससे उसे नुकसान पहुंच सकता था। कालांतर में जब बिरला कंपनी ने स्थल पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की तो मूर्ति को पुनः उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन अथक प्रयास के बावजूद उस मूर्ति को खड़ा नहीं किया जा सका और जबरदस्ती खड़ा करने से इसको नुकसान होने अर्थात टूटने का डर था। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि लेटे हुए भैरव बाबा का ही मंदिर बनवा दिया जाए और उसके बाद भव्य मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ, जिसका भैरव लोक के नाम से उद्घाटन हो रहा है। इस मंदिर के आसपास और भी कई छोटे छोटे मंदिर और मूर्तियां हैं। काल भैरव की पूजा भय दूर करने और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने के लिए की जाती है, जो स्वयं भय के अधिपति होते हुए अपने भक्तों को भय से रक्षा प्रदान करते हैं। उनकी ये मूर्ति एक पहाड़ी जलधारा के मध्य में स्थित है। कालांतर में जब यहाँ नव निर्माण हुए तो जलधारा का प्रवाह स्टॉप डैम और बहाव मार्ग बनाकर सीमित कर दिया गया। यह स्थान कैमोर पर्वतमाला से घिरा हुआ है, जिसके चारों ओर खुला प्राकृतिक ढलावनुमा क्षेत्र है, जो इस स्थान की खूबसूरती को बढ़ाता है और उसे धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है।